बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे वाह हैं बशीर भाई? खैरियत से हैं आप? ठीक वालेकुम ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक बड़ी यू बड़ी सर, मेहरबानी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप लियारी से होकर तशरीफ लाए गुलशन मेमार तक। नहीं, अभी तो मैं गुलिस्तान जोर से आया हूँ। अच्छा 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 अच्छा। लियारी में। अब आप गुलशन जौहर जा चुके हैं? जी जी, अच्छा गुलिस्तान अच्छा, तो जोर मैं में इसको आया फिर बदल देता हूँ प्रियम्बल को। हूँ। नहीं नहीं, आई एम फाइन हाँ। कॉलिंग माय सेल्फ लियारी वाला, कोई मसला नहीं सर। क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज जज़ाकल्लाह। आपको बुलाया है कुछ मीजान की बातें करने के लिए। अच्छा माशा अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई कि आप खाली हाथ आए हैं। मैं समझ रहा था हाथ में छुरा आपके यकीनन होगा। नहीं, गन है मेरी गाड़ी में। गाड़ी में गन है, आपने भी मायूस नहीं किया। असल में जब मैंने मीज़ान बैंक को जॉइन किया 2010-2011 के बाद, तो वहाँ जिन लोगों के मैंने बहुत नाम सुने कैड और ऑपरेशन के हवाले से, उसमें एक तो मुझे बड़ा इश्तियाक था मिलने का बीबी से, कि अच्छा बीबी है कौन? हर आदमी इनका बड़ा प्यार से ज़िक्र करता था, खुसूसन हमारे अशरफ मजीद साहब, तो आप बीवी से मालूम कर लीजिए। और दूसरे मुझे बड़ा डर लगता था वहाँ पे बशीर बलोच साहब से, और सुना था उनका इलाका भी लियारी का है। जी जी। हम लोग जब एमटी खान से रोड के टीटी खान रोड पे आए थे, तो लियारी वालों के साथ हमने बड़े दुख उठाए थे। और अपने आबाई गांव आ गए थे असल में। आप आए थे ना, हमारे दिल से पूछिए। जी जी जी, सोचते थे कि हर महीने में एक मोबाइल फोन खर्चे में डाल दें। इतने बोलते थे। तो बड़ा गुस्सा भी आता था इरफान साहब से, एमटी खान रोड से टीटी खान रोड कहाँ के लेके आ गए। अब तो बल्कि एक वक्त वो आए थे जब हमने टीटी देखनी छोड़ दी थी। शुरू में टीटी देख के मोबाइल पकड़ाते थे, पर बाद में शक्ल देख के उनको पता बाबू लोग निकलते हैं इनसे, सीधे सीधे लोग हैं ये आराम से। अच्छा, मजे की बात ये है कि जब मैंने किसी ने मुझे बताया कि भाई दोनों एक ही शख्सियत के नाम है, वही बीबी भी हैं और वही बशीर बलोच भी हैं, तो मैं थोड़ा सहम गया। मैंने कहा भाई ये जीवरी सी बात है ये। बशीर बलोच साहब, बलोच अल्लाह खैरी करे, और वो भी बैंक में, वो भी बैंक में साथ बैठा है। तो मुझे किसी ने बताया कि भाई वो अजीब व गरीब सी शख्सियत हैं, उनको ब्रांचों में बशीर छुरामार कहते हैं। टक्कर मार। अच्छा, मुझे जिसने बताया था वो नहीं, टक्कर मार, टक्कर मार। तो कहते वो मुझे बताते कि भाई छुरा पहले मारते हैं और बाद में पूछते हैं कि भाई बताओ तुमने क्या गलती की होगी, मेरे तो इल्म में नहीं है, तुम बताओ मैंने क्यों छुरा मारा। एक तो आपकी शोर की थी। और उन्होंने हमें ये मिसाल दी कि आप रूल रेगुलेशन बड़े सख्त थे, इसमें कोई शक नहीं था ये, और बख्शते नहीं थे किसी को। लेकिन मुझे बताने वालों ने बताया, मुखबरी की आपकी, कि एक ऐसा भी केस हुआ जिसमें ऑपरेशन मैनेजर से कोई, ऑपरेशन ऑफिसर या ऑपरेशन मैनेजर था, उससे कोई ब्लंडर हुआ था। आपने जब तहकीकात की इस पूरे मामले की, तो आपने नोट ये किया कि ना तो इसका कोई इंटरेस्ट था इसमें, ना ही इसकी कोई डेलिब्रेट मिस्टेक थी, ये एक ह्यूमन एरर थी जो किसी से भी काम करने वाली सोचती है। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर वो बशीर बलोच साहब ने उसको पूरा प्रोटेक्शन दिया, उसके करियर में धब्बा नहीं आने दिया, और आज भी वो ब्रांच मैनेजर बन के बैठा हुआ है। ये बात सही है, आपको याद होगी। अगर हमें मालूम ऐसे बहुत से केसेस हैं, ऐसे बहुत से केसेस हैं कि जहाँ पे कोई डेलिब्रेट अगर किसी ने मैनिपुलेशन की तो आपने बख्शा नहीं उसको, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपको एहसास हुआ है कि आदमी ओवरवर्क था और उससे कोई ऐसी मिस्टेक ओवरलुक हो गया जो इसमें इसका कोई डेलिब्रेशन नहीं थी, तो आपने उसको प्रोटेक्ट किया है, बिल्कुल, और उसकी नौकरी बचाई है। बिल्कुल। झगड़े होते थे बाकायदा ऑडिट से हमारे इस बारे में कि जी वो तो उनका ये होता था ना कि ऑडिट का कि जी वो सारे मिले हुए हैं, तो मैं कहता ऑडिट के और ऑपरेशन के चक्करों में आज तो बुलाई आपको इसीलिए कि आज हो जाए जरा मुलाकात करवा दूं मैं ऑडिट वालों को भेज दे। लेकिन मैं हमारे जो फॉर्मेट है वो ये कि पहले स्टार्ट करते हैं बुजुर्गों के साथ। ठीक है। तो आप तो माशाल्लाह गुलिस्तान जौहर में रहते हैं, लेकिन जब मैं आपको जानता था उस जमाने तक, तो वहीं थे लियारी में। फ्रॉम लियारी, ठीक है, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन लियारी। जी जी। तो स्टार्ट करेंगे तो जी मुझे अपने दादा की तो थोड़ी थोड़ी सी शक्ल याद है। वी आर ओरिजिनली फ्रॉम ईरान, बलूचिस्तान, ईरान से हमारा ताल्लुक है। आपने मेरे खौफ में और इजाफा कर दिया कि सिर्फ बलोच नहीं बल्कि ईरानी बलोच। सर सिस्तान बलूचिस्तान इज पार्ट ऑफ ईरान, ठीक है जी जी। तो हम लोग वहाँ से हैं, कसरकंद से। नुकोच हमारा गांव है, नुकोच कहलाता है, कसरकंद शहर है। और बशीर भाई की बात तो बताएं कि बलूचिस्तान से ईरान आपका जाना हुआ कि बाई रोड? एक बार गए। पासपोर्ट पे गए थे या गर्दनिया पासपोर्ट पे गए थे? सर बगैर पासपोर्ट के, वो वहाँ राहदारी बनवाते हैं। अच्छा, लेकिन हम ऐसे ही चले गए। मुझे किसी ने ऑफर की थी कि आपको ले चलता हूँ ईरान, तो मैंने कहा यार मैं तो नहीं जाऊंगा, ठप्पा लगवाऊं ईरान के, उसका वीजा का बड़ा मसला था बाद में ये। तो कहने मैं आपको गर्दनिया पासपोर्ट पे ले जाऊंगा। मैंने से पूछा गर्दनिया पासपोर्ट क्या था? कहने वो बॉर्डर करीब सेटिंग होती है, गर्दन में हाथ दिया, धक्का दिया। वैसे ही है, अब नहीं है, लेकिन अब राहदारी बनती है डीसी ऑफिस से, गवादर में बनती है, और आपकी बनती है वो चाबार के लिए जी, या उसके नजदीक जो गांव है ना उसका नाम बताना पड़ता है। और तरीका ये है कि
जब आप निकले या बॉर्डर पे पहुंचे तो उन लोगों को इतला कर दें, ईरान वालों को। सही। अब जरा सख्ती हो गई, पहले तो जब मैं गया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बात हम कर रहे हैं कि आपके बुजुर्ग आए ईरान से, जी मेरे दादा आए थे, और वो मेरे अब्बू ये बताते हैं कि हम लोग पैदल ऊँटों पे चल के आए थे, मेरे दादा, अच्छा। मेरी दादी और मेरे अब्बू छोटे थे, कुछ 6-7 साल के थे। एंड फ्रॉम माई दादा टू माई फादर एंड द मदर, उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, दे वर ऑल इलिटरेट। तो मेरे ख़ानदान में तो मैं ही था थोड़ा बहुत जो पढ़ा गया, मैंने भी कोई खुदा न खासा PhD या MBA शMBA नहीं किया हुआ। ये MBA के साथ आप खुदा न खास्ता क्यों लगा रहे हैं भाई? सर वो PhD के ऊपर खुदा न खास्ता तो लोग माफ कर देंगे, MBA पे तो आप पूरा मीज़ान में खड़ा हो जाएगा। खुदा हमारे एक ऑपरेशन हेड थे, उन्होंने 3 PhD की हुई थी। अच्छा। एक बैंक में, उनको सब लोग डॉक्टर साहब बोलते थे। हाँ। लेकिन वो मुझे नहीं पता, वो उन्होंने PhD, सबको यही शक था कि ये कहीं से लगते नहीं। वेरिफिकेशन नहीं करवाई होगी PhD के उस जमाने में। खैर पता नहीं। हाँ। मुझे नहीं पता। तो दे वर ऑल इलिटरेट। तो किस सन में आए थे वो? सर पाकिस्तान बनने से पहले आए थे। मेरी अम्मी तो अभी भी याद करती, मेरे बाबा का तो इंतकाल हो गया, अम्मी याद है माशाल्लाह। तो वो अभी भी कहती हैं कि जी जब पाकिस्तान बन रहा था तो हम लोग जुलूस निकाला, जुलूस के साथ साथ जाया करते थे, और उनको नारा याद है, लेके रहेंगे पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। तो कहते थे वो नारे लगते थे, वो छोटी थी। तो हमारे जो दादा थे और मेरे बाबा, ये नारे लेके रहेंगे पाकिस्तान उन बलूचों में लगा करते थे जो पहले से यहाँ रहते थे, पहले से यहाँ रहते थे। बलूचिस्तान आपको पता है, बस नॉट पार्ट ऑफ, बिल्कुल, ये तो मकान का हिस्सा था। लेकिन ये जो लियारी वगैरह है, ये तो यहाँ पे। अच्छा, वो जो उनको नारे याद है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान के उसकी याद है। बिल्कुल, वो क्योंकि यहाँ थे ना, वो सारे पेरेंट्स तो यहाँ थे, तो इसलिए वो उनको ये याद है। अब्बा ने कभी ये वाला जिक्र नहीं किया, लेकिन वो ये जरूर बताते हैं कि हम लोग पैदल और ऊँटों पे बैठ के आए थे। तो मंद बल्लो एक बॉर्डर है, वहां से ये लोग आए थे, एक तो ग्वादर से, एक मंद बल्लो से। तो वहां से आए थे, और फिर वो चलते कभी पैदल कभी ऊँटों पे। ये लोग, उनका ये होता था कि ये साहिली शहर, जैसे पहला जो था वो गवादर आता था, वहां रुकते थे, वहां थोड़ा खाना पीना किया, फिर वहां से कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में कोई गाड़ी शाड़ी निकलती थी, उससे फिर आके यहाँ पे कलरी में सेटल हो गए थे। आपने बताया ना उज़ैर बलोच, वो जो दुबई चौक वाला इलाका है, दैट इज वेयर माय फादर वाज स्टेइंग। वो मेरी दादी का घर था, वहाँ जाया करता था बचपन में। कलरी का इलाका, जो टेनरी रोड, जो लहरी जनरल हॉस्पिटल है ना, उसके सामने बिल्कुल एक रोड जाता है अंदर की तरफ। मेरी 3 बहुएं उसी गली की हैं माशाल्लाह से, और तीनों हाफिज हैं, हाफिज कुरान है माशाल्लाह। तो वो तीनों उसी इलाके के हैं। तो मेरे जो दादा और दादी थे वो कलरी से थे। आपकी दोनों बीवियां भी उसी इलाके की है? सर बीवी तो मैं लोगों को ना डराने के लिए 2 कहता हूँ, है तो मेरी एक ही बुड्ढी, मगर वो 2 पे भारी है। मुझ पे नहीं है माशा, मुझ पे नहीं। क्योंकि आप, मेरा भी यही तस्वीर था कि आप 2 बीवियों के इकलौते शौहर हैं। वो सब वो नाइद आपी थी ना, हाँ, उनको तो पक्का यकीन था ना कि जैसे मेरी 2 हैं। तो वो उन्होंने तो पूछवा भी लिया, और फिर आखिर मुझे बहुत बुरा भला भी कहा उन्होंने। तो पता मेरे उनके बहुत बिल्कुल बहनों भाइयों वाले थे ना। शी वाज वेरी नाइस। हाँ, बल्कि मैं आप मुझे उनका नंबर दीजिएगा, मैं उनसे रब्ता करना चाहता हूँ। बहुत मुझे मतलब मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये तो अब तो रिटायर हो चुकी ना वो? हाँ, अब तो रिटायर हो चुकी। जी, पहले रिटायर हुई थी, बस थोड़ी 6-8 महीने पहले रिटायर हो गई थी, उसके बाद मैं रिटायर हो गया था। तो मेरी स्टार्टिंग इज फ्रॉम द बगदादी। अच्छा। मेरे अब्बा जो थे बगदादी में, क्योंकि मेरे बाबा काम करते थे, ये ली मार्केट में सब्जी मंडी हुआ करती थी। अच्छा, वहाँ पे काम करते थे। तो हम लोग लियाकताबाद शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद क्योंकि सब्जी मंडी उठ के न्यू टाउन आ गई थी, पुरानी वाली थी, तो हम लियाकताबाद में बलोचों का एक मोहल्ला है, वहाँ पे उसको नागमान विलेज कहते हैं। अच्छा। पीआईबी के बिल्कुल अपोजिट साइड, बिल्कुल अपोजिट, नाले के साथ, बिल्कुल नाले की इस तरफ जो था वो नागमान विलेज था। और उस जमाने में वो था जब नाले में पानी भी होता था। बिल्कुल हल्का सा पानी होता था और ग्रीन रहता था। हम लोग लिटरली वहाँ पे पतंगे उड़ाते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। वो जंगली घास उगी हुई थी वहाँ पे। अच्छा, वो साफ सुथरा, वो फुटबॉल तो आप लोग बलोच से फुटबॉल से ही खेलते होगे ना? वो वाले नहीं तो गिल्ली डंडा और कंचे भी तो खेलते थे सर। नहीं, मैंने कहा बाद में तो खज्जी ग्राउंड में फुटबॉल किसी और से खेलती। नहीं सर, वो लियारी एंड इवन दिस इलाका ये बहुत पीसफुल इलाका है। देखिए जहाँ पे लोग मखलूत रहते हैं ना, सब लोग मिलकर, वहाँ माशाल्लाह से ना बहुत अच्छा होता है माहौल, झगड़े वगड़े भी नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं कि कभी कुछ ना होगा। जैसे मुझे याद है वो सिंधी और महाजिर का झगड़ा हुआ था, तो हम लियाकताबाद में थे। बड़ा खौफ है रास्ता, वो लोग ये समझते थे कि जी ये जो बलोच हैं ये भी सिंधी हैं, लेकिन हमें ना कभी कोई मसला हुआ ना, हमारे मोहल्ले वालों ने कभी हमें ये एहसास दिलाया। हालांकि हम लोग तो सिंधी विंधी नहीं थे। तो हम शिफ्ट हो गए थे सर फिर लियाकताबाद से फिर मेरे बाबा चले गए थे दुबई।
अच्छा। तो हम भी उस जमाने में वीजों का कोई मसला नहीं था, अगर पेरेंट्स वहाँ हैं तो वो बच्चे और बीवी को बुला सकते थे। तो मैं 16 साल का था जब मैं चला गया था दुबई अच्छा। अपने वालिदैन के साथ जी। तो वहाँ से फिर मैंने वो नेचुरली 16 साल के लोग वो नॉट अलाउड टू वर्क, तो हम चोरी छुपे ना और जॉब वगैरह करते थे। मेरे बाबा सिर्फ जॉब करते थे और वो भी फूड स्टफ कंपनी थी, वहाँ लेबर थे वो। तो अब क्योंकि दूसरा कोई कमाने वाला नहीं था, मैं बड़ा था तो नेचुरली कुछ तो करना था, तो और जॉब की मैंने। तो वो जो चौराहों पे ना लोग खड़े होते हैं और वहाँ पे लोग आवाज लगाते थे कुली या अम्माल, अम्माल कहते थे लेबर को। अच्छा। तो हम दौड़ के ना गाड़ियों में जाते थे, फिर वो कोई काम बताते थे, कोई एक आध दिन का ना घर की सफाई करनी है या वो कोई मैसन का काम करना है। 4 दिन तो 4 या 5 दिन मैंने वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में ना केबल भी खींचे हैं। अच्छा। केबल जो बिछाते थे तो वो वाले जॉब भी किए हैं। फिर वो एक कंपनी में किसी ने कह के जब मुझे, यानी उस जमाने में आपको सिर्फ तार खींचने की मशक हुई थी, टांगे खींचता तो आपने टांगे नहीं खींची ना, मसला ये है मेरे साथ। नहीं तो मैं पता नहीं क्या हो जाता था। जी। न टांगे खींची न कापे टांगी कभी। जी। तो वहां से फिर जो है ना वो ये हुआ कि भाई अल्लाह का करम कैसा हुआ कि जी वो एक कंपनी थी वहां में लग गया, उनके स्टोर था, वो फूड स्टफ कंपनी थी। लोग ओमानी थे ओरिजिनली बट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, जंजबार से थे वो लोग। तो उन्होंने कोई कंपनी खोली हुई थी, तो वो दी जंजबार एंड द गवादर, आपको पता है वो ऑल रूल बाय सुल्तान सईद फादर, काबूस फादर। जी जी जी। तो ये दोनों उसके थे। तो वो मुझे बहुत पसंद करने लग गए थे कि मैं बलोच हूँ। तो वो कहते थे कि जी हमारे ज़ांज़िबार में भी बलूचीज बहुत है। तो वहाँ वो माहौल ऐसा था कि मतलब इंग्लिश में बात करते, क्योंकि नेचुरली उनको तो उर्दू नहीं आती थी, वो अरबी बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे। फिर उनके पास एक चाइनीज साहब आ गए थे काम करने के लिए, मैनेजर। बाद में उन्होंने वो कंपनी टेक ओवर कर ली थी, बल्कि उन्होंने सेल आउट कर दी थी। तो उनके साथ वो बात करते करते ना, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार जो मेरी जो एजुकेशन है ना, वो इतनी, मैं मैट्रिक करके गया था यहाँ से। तो फिर वहाँ पे एक होते थे मोहम्मद सईद करके मैनेजर थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बशीर यू वांट टू ग्रो, तो माशाल्लाह होशियार बहुत, हर चीज़ कर लेते हो। अच्छा मैं टेक्निकल भी बहुत हूँ, ये घर में बिजली के काम, प्लम्बिंग के काम, मोटरसाइकिल में अपनी खुद बना लिया करता था। आपने बताया नहीं है तो रोजाना प्लम्बिंग मैं पता नहीं किस किस को पकड़ के लाता रहता हूँ। मुझे पता है भाई मेरा अच्छा प्लम्बर भी, इलेक्ट्रिशियन भी है। नहीं, मेरे ऑफिस में सबको पता है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, मेरे ऑफिस में सबको पता है जी। बल्कि वो हुआ ये था कि जब मुझे फेयरवेल दे रहे थे ना, तो सब लोगों ने, जैसे काशिफ सैदी जीशान है, तो उनको सबको पता ना, तो वो कहते हैं कि यार उनको गिफ्ट क्या दें। तो पाने दे दो। तो वो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि यार इनको बड़ा सा ना कोई अच्छा सा टूल का सेट दे देते कुछ। यही इनकी औकात है, हमने यही करना है जाके। अरे इन्होंने बात यही कर रहे हैं। अब इनको कोई रखेगा नहीं। क्योंकि मुझे नहीं पता, आपको पता है, दे ऑफर्ड मी अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बाद में मिजान महंगा। तो देन आई सेड आई एम सॉरी, तो वो नहीं किया वो। तो आपने दुबई में कितना अर्सा गुजारा? सर वो मैं बता रहा था आपको कि वहां से फिर मुझे एक वो हुआ कि जी मुझे आगे पढ़ना चाहिए। फिर उन्होंने बाकायदा मुझे एडमिशन दिलवाया कोरेस्पोंडेंस कोर्स में। वो मोहम्मद साहब ने, सईद नाम था उनका, तो हम उसको मोहम्मद भाई जो है ना, मोहम्मद भाई कहता था मैं उसको। तो वो कहता था मुझे मोहम्मद भाई कहा करो, बाकी सब लोग उसको मोहम्मद कहते थे। तो वो फिर वहां से फिर मैंने एजुकेशन रीस्टार्ट की, और 87 में, 76 में मैंने मैट्रिक किया, 87 में मैंने इंटर किया कराची में आके। फिर 91 में फिर मैंने जाके बीए किया। मतलब बहुत बड़ा गिर था, ये सारे का सारा प्राइवेट था। क्रेडिट गोज टू माय मदर। जी बशीर भाई, एक बड़ी अजीब सी बात है ये कि ये अफसाना जिंदगी का सिलसिला तो मैंने शुरू इसीलिए किया ताकि लोगों की जिंदगी अफसाने सुनते रहूं। हमारे एक बड़ी कॉमन सी बात है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मैं यकीन इस बात का कायल हूँ कि जो इसमें तो माँ का जवाब नहीं है। ठीक, जो हम अभी आपसे बातें सुनेंगे आपकी माँ के बारे में, चाहे मेरी माँ हो चाहे आपकी माँ हो, माँ एक जैसी है। लेकिन अगर कोई समझता है ना कि वो कामयाब औरत जो होती है वो गर्लफ्रेंड या कोई बीवी होती है, तो वो मेरे ख्याल है उससे ज्यादा लाइफ पे जो मैंने देखा है लोगों का अंदाज भी है, वो ये कि हर कामयाब प्रोफेशनल के पीछे उसका एक मेंटोर होता है। बिल्कुल, मेरा भी एक मेंटोर था, आपका एक मेंटोर है, और मुझे कई लोगों ने बताया कि उनके कौन से मेंटोर थे जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। तो आप समझते हैं कि आपका जो करियर में जो तब्दीली आई वो आपके मेंटोर सही साहब थे, जिन्होंने कहा कि भैया बस बहुत होगी, इंटर करो, बीए करो, ताकि इंसान। बिल्कुल जी जी। बल्कि मेरी अम्मी ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी कि कहते हैं कि जी हर कोई ना, जो भी हुनर उसके पास है, तो उसका कोई ना कोई उस्ताद जरूर होता है। बिल्कुल।
चाहे वो उसने कोई एक चीज उसको सिखाई है। तो वो एक उन्होंने किस्सा सुनाया था, वो बता रहे थे, बल्कि मेरे अब्बू ने, कि जी एक बार एक साहब थे, वो तमाशे करते थे और उनका ये था कि वो खंजर ऐसे उठा के ना ऊपर, हाँ, और उसको मुंह से पकड़ा करते थे। अच्छा, तो सबने कहा कि यार ये तो अजीब आदमी है, क्या ये कैसे रिवायत कर लेता है। हाँ, हाँ, तो किसी ने उनसे पूछा कि तुम ये कैसे कर, ये मैंने खुद सीखा है। अच्छा, तो कहते हैं नेक्स्ट डे ये हुआ कि जब उन्होंने किया तो उसके गले में आके वो फंस गया। तेरे की, तो फिर वो कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ा तकब्बुर हो गया। उन्होंने क्या कह रहे हैं कि ये मैंने ना दरिया के किनारे बगले से सीखा था। वो मछली पकड़ती थी यूं उठा के और फिर उसको कैच करती थी। ओ तो ये है उस्ताद का मकाम, ये है उस्ताद का मकाम। कह रहे मेरा ये है उस्ताद तो मेंटोर का मकाम। ये है मेंटर का मकाम। कहते वो था तो एक छोटा सा अमल, लेकिन उसने मतलब मेरी तो रिस्क और रोजगार इसी में था ना कि मैं इस तरीके से उठाऊं। तो और मैं ये समझता हूँ। और ये कहावत उस शख्स ने सुनाई और ये सारी तरबियत उस औरत ने की जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। जो मैं आपको अगली वाली स्टोरी सुनाऊं, मैं स्कूल जाता था, मुझे बहुत में ना वो कहते हैं क्राउड शाय, चुप रहता था मैं बात नहीं करता था घर में किसी से, बच्चा था। अच्छा मेरे स्कूल में भी ये आदत थी। मैंने जब मेरी स्टार्टिंग एजुकेशन थी आजिमुल्ला स्कूल थी बगदादी में। पहले वो गवर्नमेंट के स्कूल हुआ करते थे पीले वाले, तो वहाँ पे मैं पढ़ता था। तो वहाँ से जब हम लोग यहाँ आए इलाहाबाद में, तो वहाँ पे सामने जितने हमारी लाइन में वहाँ सारे जो उर्दू स्पीकिंग थे, हम लोग बलोच थे। तो मेरे सामने वाले पड़ोसी थे ना, वो मेरी अम्मा को और मेरे बाबा को बहुत पसंद करते थे। अच्छा मेरे बाबा का ये होता था ना, क्योंकि सब्जी मंडी में काम करते थे, जब आते थे ना तो बहुत सारी सब्जियां लेकर आते थे। उस जमाने फ्रिज का तो रिवाज था ही नहीं। तो क्या करते थे वो सारे मोहल्ले में ना तो सब्जियां बांट दिया करते, जो मौसमी सब्जियां होती थी। तो मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो था, उनको फ्री में आती थी, मिजाज का हिस्सा था। तो वो हमें बहुत पसंद करते थे और मना करते थे। मेरी अम्मा को कहते थे ना कि इसको ना मोहल्ले में पीछे जो बोलो से वहां नहीं जाने दिया करना अपने बच्चों को। मेरे बच्चे हैं दो, कह रहे ये शाम में बैठते हैं, इनके पास आके बैठाया करें, इनको वहां नहीं जाने दिया करें, वो इसको खराब कर देंगे। मतलब आपकी अम्मा को उनके पड़ोसियों ने बताया कि ये बशीर बलोच को बलोच बच्चों में ना बैठने देना, इनको यहाँ बिठाओ। अच्छा बाकायदा मेरे बिल्कुल, एक तो वो थी नूरजान खाला, उनको कहते थे, उनके दो बेटे थे। वो उनके पास साथ में बैठता, एक बराबर में थे, एक और साहब थे, उनका नाम था हुसैन, हम उनको खालू खालू बोलते थे। मेरे बाबा के हम नाम थे, उनका भी नाम हुसैन था। जी जी। वो तो मुझ पर जैसे कड़ी नजर रखते थे। वो ये था कि उनकी चाय की दुकान थी मस्जिद के पास ही, मैं कभी गुजर जाऊं या कभी वो बाहर निकले बैठे हैं और मैं जा रहा हूँ, इधर जा रहे हो, मतलब ऐसा कि वो मेरे ऊपर वॉचमैन थे। तो क्या क्या रिवायतें थी वो। उस जमाने में बिल्कुल मैंने वो इंटरव्यू लिया था हाई कोर्ट के एक जज साहब से, हैं अल्लाह उनकी हाथ लंबी करे, जफर शेरवानी साहब। और 25 किस्तों का इंटरव्यू था, बाद में पूरी किताब आई है। हाँ मैं इनकारी हूँ। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई कि वो लोग लालूखेत में कसाई महल्ले में रहते थे बच्चों ने, ठीक है, और बाप ने कसाइयों से कह रखा था कि मैं तो दिन भर होता हूँ नौकरी पे, ये बच्चे यहाँ पे थे, इन पे नजर रखना। तो कह लेंगे वो इतनी कड़ी नजर रखते थे हमारे ऊपर, पड़ोसी और कसाई, बिल्कुल कसाई महल्ले में। तो नस्बे के मेरे ऊपर, मेरी बहन के ऊपर सब कुछ करते थे, मेहरबानी करते। हमारी हिम्मत नहीं थी कि अपने बस शिकायत करें कि उन्हें डांटा हमें, नहीं बल्कि वो तो पकड़ के ले जाते थे। जी, आज मैंने इसको वहां घूमते हुए देखा और ये क्या कर रहा था। और यही अभी मैंने रिसेंटली एक और इंटरव्यू भी किया था, अनस अशरफ साहब हैं ताहिर मेडिकल सेंटर के, वो है ऑपरेशन डायरेक्टर। उन्होंने एग्जैक्टली ये बात की है कि जब हम महल्ले में निकलते थे तो जो हमारे एक आध खास बुजुर्ग थे जिनसे कोई रिश्ता नहीं था, वो इतनी कड़ी नजर रखते थे कि उनसे बचना मुश्किल था। कहेंगे उन्होंने मेरे ऊपर जासूस रखे हुए थे कि कहीं गलत लड़कों में उठता बैठता तो नहीं है, तो हाथ हाथ जड़ दिया करते थे, हिम्मत नहीं थी घर में किसी बताने नहीं वहाँ ये रवायतें जो खत्म हुई हैं, उससे फिर बच्चे जो ना बीमार हो गए हैं। तो मैं बता रहा था कि क्योंकि मैं पढ़ने वढ़ने में बस ऐसा ही था। अच्छा मेरी अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो लेकिन उनको एक चीज नोट करती थी कि ये जो सामने पड़ोस के बच्चे ना, ये शाम में बैठ के कुछ ना कुछ ना उनसे पूछते क्या कह रहे हैं, काम कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, ये कुछ नहीं करता। अच्छा वो मुझे ऑब्जर्व करें, बोल कुछ नहीं रही है। एक दिन उन्होंने कहा कि तुम्हें काम वाम नहीं मिलता वहां से और स्कूल से। अच्छा मैं स्कूल बाकायदगी से जाता था, कोशिश करता था बिल्कुल आखिर में बैठूं, बैक बेंचर्स, हाँ बिल्कुल बैक बेंचर्स, ताकि वो मास्टर साहब की नजर मुझ पर ना पड़े और मुझे कोई पूछे ना। लेकिन ये कि मैं ना लिखता था ना पढ़ता था, वो तो होता ना हाथ उठा के जो नहीं नहीं नहीं, बस मैंने टाइम पूरा करना होता था। और वो ये नोट करती थी कि तो एक दिन उन्होंने क्या किया, मेरी कॉपियां चेक की तो वो खाली थी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। बस ये कि वो सिपारा पारा, उस जमाने में तो ये था कि अगर सिपारा पढ़ लिया बगदादी कायदा तो बस समझे आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया। तो वो उन्होंने क्या किया, अच्छा एक दिन मैं स्कूल गया, मैं
6वीं या 7वीं क्लास में था, पीआईबी में हमारा स्कूल था गवर्नमेंट का। तो कॉल आई कि बशीर कोई चपरासी है वहां से, तो जी हेडमास्टर साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा या अल्लाह खैर, मुझे हेडमास्टर क्यों बुला रहे हैं? मैं अंदर गया तो मेरी अम्मी बैठी हुई हेडमास्टर के कमरे में। एकदम परेशान। हयात साहब उनका नाम था। तो कहने लगे ये आपका बेटा? हाँ। तो फिर उसको भेजा कि क्लास टीचर को भी बुला के लाओ। क्लास टीचर उसको कहते जो पहला पीरियड लेता था, तो उनको भी बुलाया। मुझे नाम नहीं याद है उनको। तो उससे पूछा कि ये आपकी क्लास में था? उसने कहा हाँ। तो उसने पूछा कि ये बाकायदे स्कूल आता है? कह रहा हाँ आता है। तो उससे कहा कि रजिस्टर लेकर आओ, हाजिरी वाला रजिस्टर भी लाए, अटेंडेंस पूरी। तो कहना स्कूल तो आता है। कह रहे हैं मास्टर साहब स्कूल तो आता है, लेकिन इसका कॉपी में कुछ नहीं है, ये लिखता नहीं। आप इसका कॉपी देखो। कॉपी देखो। कॉपी देखो। अब वो कहा कि जाओ कॉपी लेकर, देखा तो खाली। तो कह रहे हैं करते क्या हो? मैंने बोला बस मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैं बैठ के ना सुनता हूँ खाली, और मैं सुन के याद कर लेता हूँ। लिखता विखता नहीं हूँ। तो वैसे तो कैसा है ये कि बस एवरेज था। उसने कहा टेस्ट में कह रहे पास हो जाता बस। अच्छा इम्तिहान में भी पास हो जाता था, तो पास तो बड़ी चीज होती थी। तो बस ये था कि मैं जो चीजें मैं सुन के ऑब्जर्व करता था ना, वो पढ़ के नहीं कर पाता था। जी जी जी। अब जैसे मुझे याद है, वो हमारी 12वीं क्लास में इंग्लिश में वो प्रिजनर ऑफ जेंडा, जी 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 हाँ अभी भी है माशाल्लाह से। अली नसीम की तरह वो प्रिजनर जेंडा भी तक मौजूद है। वो प्रिजनर ऑफ जेंडा मैंने पढ़ के याद नहीं की, मैंने इसकी फिल्म देख के याद कर ली माशाल्लाह। ये तो कर्नल सैप और वो ब्लैक माइकल, ये मुझे अभी भी याद है। और रिकॉर्डिंग से पूछ नहीं सकता और कौन कौन सी फिल्में देख के याद की। खैर नहीं तो एक बात बता रहा हूँ कि वो मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी थी। और वो जो बता रहा था ना टेक्निकल हूँ, तो मेरा दोस्त है, वो बचपन का दोस्त है, लतीफ नाम है उसका, लैपटॉप में साथ रहते। तो एक बार ना मेरे मोटरसाइकिल में कोई ऐसा मसला हो गया कि वो मैकेनिक के पास ही जाना था उसको। क्लच प्लेट उसकी जो थी ना, तो वो स्लिप हो गई थी। तो मैं खड़ा होकर देख रहा था, तो उसने मुझे पकड़ा कैसे और उसको बोला मैकेनिक को, भाई देखो तुझे अपनी रोजी प्यारी है ना, इसके सामने मत खोलना। क्या क्यों? कह रहे इसने अगर देख लिया ना इसी जगह ये सारे मोहल्ले की मोटरसाइकिल। और मेरी आदत थी, मैं लोगों के घरों में जाके काम करता था। अच्छा। दुबई में भी मेरी आदत थी। अच्छा। छुट्टियों वाला दिन में लोगों के घर में ना बिजली के प्लम्बिंग के काम, और मेरी अम्मा बहुत कुड़ती थी। अब बैंकिंग में कहाँ आ गए फिर? खैर सर वो लोगों की दुआएं हैं माशाल्लाह। बैंक में जो मैं आया ना, वो लोगों की दुआएं। अच्छा। और बहुत से लोगों ने मुझे लिटरली कहा कि बशीर तुम्हारे बैंक, और मैं भी यही समझता हूँ। लोग कहते हैं ना सेल्फ मेड, आई एम नॉट सेल्फ मेड, आई एम गॉड मेड। अल्लाह ने मुझे बनाया और लोगों की दुआएं हैं ये। वैसे एक बात बताऊं को, जी खुद मीजान बैंक ने जो अरूज हासिल किया ना, लोगों की दुआ, उसमें लोगों की दुआएं, जो एम्प्लॉइज हैं उनके पेरेंट्स के, उनके घर वालों की दुआएं, और इरफान सिद्दीकी साहब की वालिदा की दुआएं। वही मैं कह रहा हूँ ना, दुआएं जो है ना, वो कहते हैं ना कि दुआएं कब कबूल होती है, तो दुआओं की कबूल की कोई घड़ी नहीं है। जी। किसी के दिल से भी अगर दुआ निकलती है ना, तो आपको नहीं पता होता। तो बात तभी हम कर रहे थे कि आपने बताया कि आपकी वालिदा जो बिल्कुल अनपढ़ थी, वो आपकी तालीमी हालचाल मालूम करने के लिए स्कूल पहुंची। ये आप पहले नहीं है। अफसाना जिंदगी का के सेगमेंट में कई लोगों ने मुझे बताया कि उनकी वालिदा बिल्कुल अनपढ़ थी और बड़ी बाकायदगी से वो स्कूल जाके पूरी रिपोर्ट लिया करती थी। और मैं भी लाइफ में और भी लोगों को जानता हूँ, बिल्कुल एक बच्चे को मैं जानता हूँ, वो भी बलोच है बच्चा माशाल्लाह। तो उसके दादा भी बकरियां चराते थे, उनको कुछ पता नहीं था, लेकिन स्कूल लाजिम पहुंचे थे प्रोग्रेस लेने के लिए। और मैं सोचता हूँ कि आजकल के जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल वालिदैन हैं, उनकी पीटीएम के नाम पे जान जाती है। ठीक है, अब तो मैंडेटरी है ना, पहले तो कहाँ होता था। नहीं, जब मैंडेटरी है तब भी घरों में झगड़े होते हैं कि छुट्टी मिलनी मुश्किल है, तुम चलिए अपना मुल्क से बाहर गए हैं। लेकिन वो जो वालिदैन थे, दादा थे, माएँ थी, जो हर्फ नहीं पहचान सकती थी, जिनको बकौल आपकी सिर्फ ये पहचानती कि कागज सादे हैं, लिखा हुआ कुछ नहीं है, वो पीटीएम करने पहुंच जाती थी। बिल्कुल सही बात। ख्याल करें थोड़ा सा, बच्चों के ऊपर नजर रखें। खैर तो अब अच्छा बैंक की जैसे आप बात करें कि बैंक में कैसे पहुंच गए थे, तो वो भी ये हुआ था कि मेरे अब्बू के जानने वाले थे दुबई में। बशीर भाई एक काम करते हैं। जी सर। आपका तालीमी सिलसिला तकरीबन यहाँ खत्म हो गया है, ठीक है, इसको हम यहीं भी रोकते हैं और अगले सिलसिले में दोबारा ये चीज याद आती रहेंगी, लेकिन